Hello everyone and welcome to the channel. This is Ashima Shukla and today we are going to have a subjective topic discussion. Now before we begin, I would like that all of you do subscribe to the channel, like the video and share the video as much as possible. Okay, so let's move back to the topic of the day. This video we are going to talk about tribunals in India. So tribunals India में किस तरह से बने, क्या इनका फंक्शन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और बाकी जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं इंडिया में एंड नए रूल्स क्या बने हैं ट्रिब्यूनल्स के, उन सब के बारे में we'll have a talk on. But before we begin, let's first have a crisp discussion over what are tribunals या ट्रिब्यूनल हैं क्या. So tribunals are basically quasi-judicial bodies. तो वो bodies जो कोर्ट का काम कर रही हैं बिना कोर्ट के regulations के, यानी कोर्ट जो प्रोसीजर फॉलो करता है, जो जुडिशरी सिस्टम का प्रोसीजर है, उसको बिना फॉलो करे दो पार्टीज के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना, उनकी सोल्यूशन निकालना, सो दैट बोथ द पार्टीज आर बाइंडिंग टूवर्ड्स इट, बिना किसी कोर्ट के अंडरस्टैंडिंग को लिए या उसके स्टेप्स और प्रोसीजर्स को लिए. दैट इज व्हाट अ ट्रिब्यूनल इज. तो बेसिकली कोर्ट का जो बर्डन है उसे रिड्यूस करना, या कोर्ट में जो केसेस जो अदर फॉर्म से रिड्यूस किए जा सकते हैं उनको उस तरह से रिड्यूस करना एंड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना विदाउट गोइंग थ्रू कोर्ट. दैट इज द वर्क ऑफ ट्रिब्यूनल्स. नाउ व्हाई हैव वी कम टू दिस टॉपिक? उसके लिए हमें जानना ये जरूरी है कि ट्रिब्यूनल्स ऐसा क्या है जो ट्रिब्यूनल्स न्यूज में रहे हैं रिसेंट टाइम में. तो पहले देख लेते हैं कि ट्रिब्यूनल्स न्यूज में क्यों हैं. The top 3 reasons are over here. First reason being Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रिसेंटली बने 2019 में ऑन 31 अक्टूबर. ये दोनों यूनियन टेरिटरीज बने थे. तो इसके बाद कौन सा ट्रिब्यूनल इनके ऊपर एक्टिव रहेगा, इसके ऊपर डिस्कशन वाज क्वाइट ऑनगोइंग एंड इसके ऊपर पहले डिसाइड था कि चंडीगढ़ बेंच इज गोइंग टू बी वर्किंग ऑन इट, या उसके सारे ट्रिब्यूनल के जो डिसीजंस हैं वो चंडीगढ़ बेंच के पास जाएंगे. लेकिन नाउ इन द मंथ ऑफ May 2020 it has been passed on to the CAT bench of Jammu and Kashmir, CAT being Central Administrative Tribunal. So जम्मू एंड कश्मीर का जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वो डिसाइड करेगा या वो डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करेगा जम्मू एंड कश्मीर के एंड लद्दाख के, जो पहले चंडीगढ़ बेंच के पास थे. सेकेंड रीजन, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑर्गेनाइज हुई थी 16 फरवरी 2020 को. एंड थर्ड रीजन इज कि कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ट्रिब्यूनल्स के लिए. सो वील हैव अ लुक एट दैट एज वेल. नाउ सिंस हमें पता लग गया है कि न्यूज में क्यों है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि ट्रिब्यूनल्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं या कैसे बनाए गए थे. तो पहली बात, किसने रेकमेंड किया? तो देयर वाज स्वरण सिंह कमेटी जिसने ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करी या ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करी. तो स्वरण सिंह कमेटी वाज देयर जिसने ये ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिशमेंट में एक मेजर प्ले किया है रोल. इसके बाद इज Article 323A is the most important one in the scenario. तो Article 323 के बारे में बात करें तो पहली बात 42nd अमेंडमेंट आया था, जिसे आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं. तो इसके अंदर काफी सारे चेंजेस हुए थे, प्रियम्बल में भी काफी चेंजेस हुए थे, और उसी के साथ ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि इस तरह का कोई बॉडी होनी चाहिए जो कोर्ट्स के बर्डन को रिड्यूस कर सके. तो पार्लियामेंट इसके ऊपर फंक्शन करे कि कोई ऐसी बॉडी बनाए पार्लियामेंट जिससे कि जो भी कोर्ट के ऊपर बर्डन है वो किसी भी तरह से रिड्यूस हो सके, वेयरएज डिसीजन या जो इक्वालिटी ऑफ जस्टिस है वो सबके पास अवेल हो. तो उसके लिए 42nd अमेंडमेंट के अंदर आर्टिकल 323 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके 2 पार्ट्स थे. तो आर्टिकल 323 बोलता है कि ट्रिब्यूनल्स शुड बी देयर. ट्रिब्यूनल्स के लिए आर्टिकल 323 है. इसके 2 पार्ट्स है, ए एंड बी. पार्ट ए जो है ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या एडमिन सेक्शन के लिए है. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A के अंदर है. बी के अंदर बाकी ट्रिब्यूनल्स हैं, अदर जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं वो सारे के सारे 323B के अंदर हैं. सो आर्टिकल हमें पता लग गया 42nd अमेंडमेंट में आया था, एंड इसके बाद हैज 2 पार्ट्स एंड हियर इट गोस.
तो इसके बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया आफ्टर दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल आया उसके बाद ये एक्ट पास हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985। सो इसके बाद आया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 का, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बनाया गया। नाउ बेंचेस में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की 17 बेंचेस हैं एंड 21 सर्किट बेंचेस हैं ऑल ओवर इंडिया। सो ये बेंचेस में वर्क करता है, यानी जहां जहां पे हाई कोर्ट है, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उतना ही ज्यूरिसडिक्शन है जितना एक हाई कोर्ट का है। तो उसी ज्यूरिसडिक्शन में जहां हाई कोर्ट है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी होंगे। सो ओवरऑल 17 बेंचेस हैं एंड 21 सर्किट बेंचेस हैं ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऑल ओवर इंडिया। Now who is the chairman of it? तो currently जो भी sitting या retired judge है हाई कोर्ट का, that person can become the chairperson or that person can be appointed as a chairperson to the administrative tribunal। उसे administrative tribunal के chairman के फॉर्म में अपॉइंट किया जा सकता है। Moving forward, we have Article 323A. In the exact words के Article 323A में क्या है? पहली बात, it gives for establishment of administrative tribunal, यानी administrative tribunal होने चाहिए, उसका establishment Article 323A के अंदर specified है। And ये कौन बनाना है? ये पार्लियामेंट को बनाना है। एज आई टोल्ड यू, इस आर्टिकल के अंदर बताया गया था कि पार्लियामेंट इस तरह का कोई ट्रिब्यूनल या कुछ एस्टैब्लिश करे, जिसके बाद ये ट्रिब्यूनल एक्ट आया था। सो फॉर एडजुडिकेशन और ट्रायल ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट्स किस कंडीशन में वर्क करेंगे, कितने आवर्स होने चाहिए, एंड कोई भी अगर रिक्रूटमेंट से या उसके कंप्लेंट्स है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट से, तो वो सारे इश्यूज को रिजॉल्व करेगा ट्रिब्यूनल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए हमारे पास SAT भी है एंड CAT भी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बेसिकली गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं वो सारे मैनेज करता है एंड उनको रिजॉल्व करता है। और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में है या गवर्नमेंट के कंट्रोल में है या गवर्नमेंट के अंडर में है, उन सब के लिए डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज गोइंग टू वर्क। नाउ जैसे बात करी 323B के अंदर वी हैव अदर ट्रिब्यूनल्स एज वेल, बाकी ट्रिब्यूनल्स भी हैं। तो अंडर 323B वी हैव अदर ट्रिब्यूनल्स, और उनमें से कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं जो किसी और के साथ मर्ज कर दिए गए हैं। सो दे आर द मोर इम्पोर्टेंट वंस फॉर अस। तो जैसे कंपटीशन एपेलेट है, उसे मर्ज कर दिया नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के साथ। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड साइबर एपेलेट ट्रिब्यूनल को टेलीकॉम के साथ मर्ज कर दिया, नेशनल हाईवे को एयरपोर्ट एपेलेट के साथ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाले को इंडस्ट्रियल के साथ, कॉपीराइट वाले को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ, रेलवे रेट्स को रेलवे क्लेम्स के साथ, एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर फॉरेन को एपेलेट ट्रिब्यूनल अंडर फॉरफीट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के साथ। So there are certain tribunals जो 323B के, because these are not the administrative tribunals, ये अलग अलग तरीके के tribunals हैं and इनको इनके साथ merge कर दिया गया है। Now एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट जैसे हमने बात करी, तो इस एक्ट के अंदर क्या है या व्हाट वाज डिसाइडेड, पार्लियामेंट ने ये एक्ट में क्या पास किया? पहली बात कि एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, दोनों के ट्रिब्यूनल के एस्टैब्लिशमेंट की बात ट्रिब्यूनल्स एक्ट के अंदर बताई गई है। एंड मेंबर्स कहाँ से होने चाहिए? अब अगर कोई ऐसा बेंच बनी है, अगर हाई कोर्ट की भी बेंच है, तो उसमें देयर आर जजेस, तो पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल हैव बीन डिसाइडेड ऑन कि कौन बैठ सकता है। कोई कमिटी बनी है तो उसके अंदर ऑल्सो वी नो। सिमिलरली अगर ट्रिब्यूनल है तो उसके अंदर देयर कैन बी पीपल फ्रॉम जुडिशियल बैकग्राउंड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड, तो दोनों तरह के बैकग्राउंड के पर्संस आर एलिजिबल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ ट्रिब्यूनल्स ऑफ अ ट्रिब्यूनल बेंच। और ट्रिब्यूनल का वर्क क्या है? जो भी अभी हमने 323A के अंदर देखा कि बेसिकली जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करना है, एंड जो बाउंड्री होगी वो ज्यूरिसडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट वाला ही ज्यूरिसडिक्शन होगा। जो ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का है वही ज्यूरिसडिक्शन एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का होगा।
नाउ अब हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें कोर्ट के साथ मिलती भी हैं क्योंकि वो लीगल डिस्प्यूट्स को भी वो मतलब डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि वो प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसी क्या और चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं कोर्ट और ट्रिब्यूनल में, और कौन सी चीज़ें अलग हैं दोनों में। तो वी विल हैव अ लुक एट दैट कि क्या क्या सिमिलैरिटी है कोर्ट और ट्रिब्यूनल के बीच में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले सिमिलैरिटीज देखते हैं। पहली बात, हर बार दोनों नोटिस देते हैं। अगर कोर्ट में कोई प्रोसीजर शुरू कर रहा है तो नोटिस आएगा आपके पास, और अगर कोई ट्रिब्यूनल में भी आपका केस गया है तो उसके लिए भी नोटिस आएगा। सेकेंड थिंग, अपॉर्चुनिटी दोनों के पास है अपना केस प्रेजेंट करने की, यानी एक डिफेंडेंट भी है, प्रोसिक्यूशन है तो डिफेंडेंट भी है। बोथ विल हैव द चांस टू प्रेजेंट देयर केस। ऑल पार्टीज आर इन्फॉर्म्ड ऑफ द केस, जो भी इस केस से इन्वॉल्व हैं उन दोनों पार्टीज को पूरी केस के बारे में जानकारी होगी। एविडेंस भी देंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा, एक्यूरेसी ऑफ एविडेंस भी चेक होगी, किसी भी तरह का कोई प्रेजुडिस नहीं होगा। कोई बड़े घर का आदमी है तो उसे कोई बहुत अच्छा बिहेवियर हो रहा है उसके साथ, नहीं, ऑल आर इक्वल एंड दैट इज द सेम दैट हैपेंस इन बोथ द प्लेसेस, ट्रिब्यूनल में भी कोर्ट में भी। अप्लाई लॉ एंड कंसिडर रेलेवेंट लॉ, जो लॉ के अंदर केस आया है वो भी, और साथ में रेलेवेंट जो भी लॉज है, मतलब लॉज का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। एंड क्लियर डिसीजन आता है, रीजन भी क्लियरली स्पेसिफाइड होगा कि ये डिसीजन क्यों है। ऐसा नहीं है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, दैट मीन्स कि ट्रांसपेरेंसी दोनों में है कि क्यों एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया है, दैट विल बी टोल्ड विद रीजंस। नाउ डिफरेंस क्या है, फिर वाई, जब इतनी सारी चीजें हैं तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। पहली बात, ट्रिब्यूनल के अंदर कोई प्रीवियस ट्रिब्यूनल का एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं कि उस केस के अंदर ये किया, इस केस में अलग क्यों किया, नहीं, इन्हें प्रीवियस ट्रिब्यूनल के डिसीजन को फॉलो नहीं करना है। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, एंड इट डज नॉट, एज आई टोल्ड यू, डज नॉट फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर। कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, दे कैन बी चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस एंड डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन। तो ऐसा कोई बाइंडिंग लॉ नहीं है इनके लिए। एविडेंस का डिस्क्लोजर, एविडेंस आपने दिया है ठीक है, लेकिन डिस्क्लोजर हो उस एविडेंस का नहीं, वो ऐसे हर किसी को नहीं मिलता है। स्टाफ जो है, जो ट्रिब्यूनल का स्टाफ है, वो केस पार्टीज के साथ में या पार्टीज के बिहाफ पे रन कर सकता है, या केस कैन गो ऑन विद द पार्टीज प्रेजेंट और ऑन देयर बिहाफ एज वेल। वेयरएज कोर्ट में दोनों पार्टीज का प्रेजेंट होना जरूरी होता है, नहीं तो अगली तारीख मिल जाती है। ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ पार्टीज भी ये हो सकता है। फॉर्मेलिटी थोड़ी कम होती है। ऑफन डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी टू पब्लिक, पब्लिक में आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, किसका केस है, कैसा केस है। इट्स नॉट नेसेसरी कि उसे अंडर द कवर रखा जाए। हर ट्रिब्यूनल में सीटिंग अरेंजमेंट सेम हो जरूरी नहीं है। कौन पर्सन लीड कर रहा है बेंच को, देयर इज नो थिंग कि सीनियरिटी के हिसाब से होगा या समथिंग, इट वेरीज फ्रॉम ईच ट्रिब्यूनल टू ट्रिब्यूनल। And sitting and standing practices vary. Oath swearing ceremony is not necessary. Oath swearing इतनी ज़रूरी नहीं होती है, जो गीता पे हाथ रख के बोलते हैं वो इतना ज़रूरी नहीं होता है। And tribunals are quasi judicial, यानी कि कोर्ट की जैसी प्रोसीडिंग्स कैरी करते हैं कोर्ट के बाहर। कोर्ट का सिस्टम जुडिशरी के सिस्टम के बाहर कोर्ट जैसी प्रोसीडिंग्स कैरी करते हैं ट्रिब्यूनल्स। तो दे आर नॉट सेम, they are not identical, they are similar, ठीक है। So these are a few differences and similarities between a court and a tribunal. Now operating principles, अब similarities and differences के बाद तो काफी सारी चीजें पता लग गई होंगी आप लोगों को कि किस तरह से एक फंक्शन करता है। फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या फायदा है इनका, या हाउ डू दीज बेनिफिट अस। तो पहली बात, सिविल प्रोसीजर कोड से कोई इतना बाउंड नहीं है, इनका डिसीजन वेरी कर सकता है सिचुएशन को लेकर के, टाइम को लेकर के, पर्सन को लेकर के। एंड ज्यूरिस्डिक्शन दोनों का सेम होता है, अथॉरिटी भी सेम है, ज्यूरिस्डिक्शन भी सेम है, वही जो हाई कोर्ट के पास है। सिंपल प्रोसीजर है और इतना महंगा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक एडवोकेट चाहिए ही चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, नहीं, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। इतना महंगा भी नहीं है जितना कोर्ट का प्रोसीजर पड़ जाता है। सो ज़्यादा कुछ लॉन्ग लास्टिंग डिसीजन नहीं लेते हैं लोग, दे टेक लेस टाइम, कम टाइम लेते हैं और जल्दी डिसीजन देते हैं। तो टाइम भी लेस लेते हैं, तो लेस टाइम एंड
क्विक डिसीजन। एंड एक तरह से थोड़ा रिलीफ हुआ है कोर्ट्स को, बिकॉज ऑलरेडी कोर्ट्स आर लेस एंड जजेस आर लेस एंड द प्रोसीडिंग्स जो एक दिन में हो पाती हैं दे आर कंपैरेटिवली लेस। तो काफ़ी केसेस ट्रिब्यूनल्स के थ्रू ही हैंडल हो जाते हैं। दैट मीन्स कोर्ट्स आर लेफ्ट विद द मेजर केसेस जो वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते, वो कोर्ट्स केसेस यूजुअली कम टू द कोर्ट्स। सो अ बिट ऑफ रिलीफ इज देयर ओवर हियर। नाउ इसके बाद अगर किसी को अपना डिसीजन सपोज ट्रिब्यूनल में किया, आपने ट्रिब्यूनल में केस लड़ा अपना एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिसीजन, आपको लगता है कि नहीं ये डिसीजन सही नहीं है, आई नीड टू चैलेंज इट, तो क्या आप इसे कोर्ट तक लेके जा सकते हैं सेम को? यस, इट कैन बी चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 226 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसके सामने रखेंगे? अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो यू आर चैलेंजिंग टू द हाई कोर्ट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि अभी बताया कि ज्यूरिसडिक्शन जो है एक ट्रिब्यूनल का वो हाई कोर्ट जितना ही है और पावर भी उतनी ही है। सो अगर चैलेंज करना है तो कौन से आर्टिकल के अंदर आपके पास ये अधिकार है कि आप एक रिट पिटीशन फाइल कर दें? 226 227 के अंदर आप अपनी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं एंड ये सीधा हाई कोर्ट पे रन होगा, यानी सिंस द ज्यूरिसडिक्शन वाज सेम तो हाई कोर्ट के पास ये केस आप चैलेंज कर सकते हैं अपना, इफ यू फाइंड दैट द ट्रिब्यूनल डिसीजन इज नॉट द वन विच यू आर सेटिस्फाइड विद। ना अभी बताया कि नए रूल्स बनाए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, तो ये क्या रूल्स बनाए हैं? व्हाट आर द सिनेरियो ऑफ दैट रूल्स? तो ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड अदर अथॉरिटीज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स रूल 2020, ये नाम है पूरा रूल्स का। जैसे एक एक्ट आता है, नेम ऑफ एन एक्ट, तो इस तरह से जो रूल्स है इसका भी नाम रखा गया ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड अदर अथॉरिटीज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स। तो रूल से पता लग रहा है कि मेंबर्स की क्वालिफिकेशन, उनका कितना एक्सपीरियंस जरूरी है और उनकी क्या कंडीशंस हैं वर्किंग की, इनके बारे में हमने इसके अंदर इस नए रूल्स के अंदर डिस्कशन किया गया है। किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हक किसने दिया ये करने का? तो अंडर सेक्शन 184 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017, तो फाइनेंस एक्ट 2017 में सेक्शन 184 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये नए रूल्स बनाए हैं अबाउट द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के मेंबर्स को लेकर के रूल्स बनाए गए हैं। तो न्यू रूल्स ऑन 19 ट्रिब्यूनल्स। कौन सा ट्रिब्यूनल छोड़ा है? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल है जिसे छोड़ा है, इसके अलावा सारे ट्रिब्यूनल्स पे ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके एक रूल क्या है उनमें से कि अपॉइंटमेंट जो है ट्रिब्यूनल के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और उसका कमेटी का नाम होगा सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। तो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट में बनेगी एंड दैट इज गोइंग टू चेक आउट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल मेंबर्स, और इसके अंदर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है उसमें चीफ जस्टिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द कमिटी, सर्च कम सिलेक्शन कमिटी। तो अब एक तरह से जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारे ट्रिब्यूनल के पास चले गए हैं, तो ऑटोनॉमी एक तरह से थोड़ी सी हिंडर हुई है। टर्म फिक्स कर दिया है, पहले ये था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका जितना टेन्योर होता है उतना ही टेन्योर है एंड कैन बी एक्सटेंडेड, लेकिन अब ये फिक्स कर दिया है कि 4 साल है, रीअपॉइंटमेंट नहीं किया गया, रीअपॉइंटमेंट हैज बीन ड्रॉप्ड, यानी कि नो रीअपॉइंटमेंट विल हैपन, रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। एक बार अगर बन गया है उसका टर्म पीरियड हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, 4 साल के बाद द पर्सन रिटायर्स फ्रॉम द पोजीशन, द पर्सन इज नो मोर इन द पीरियड ऑफ इट। तो ये कुछ नए रूल्स हैं अपॉइंटमेंट्स को लेकर के विच हैव बीन मेड एंड द एज लिमिट एंड ऑल, जो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज लिमिट है वही एज लिमिट है, बस थोड़ा सा अपॉइंटमेंट को लेकर के कमिटी, एंड अगर रिमूव करना है किसी को, अगर रिमूवल है तो रिमूवल के लिए भी अब प्रॉपर प्रोसीजर विल बी फॉलोड। ऐसे नहीं है कि बोला रिमूव करना है रिमूव कर दिया, नहीं, रिमूवल के लिए भी एक प्रॉपर द क्वेश्चनिंग इज गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस एंड क्यों रिमूव करना है, द थिंग्स एंड ऑल, डिस्कशंस एंड ऑल, अपील्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर फॉर रिमूवल एज वेल। तो अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है। तो रिमूवल के टाइम भी एक कमेटी बनेगी एंड वो लोग डिसाइड करेंगे कि बीच में रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली जो
ऑटोनॉमी है वो काफ़ी हद तक ले ली गई है ट्रिब्यूनल से अब, but still it is still going to be as helpful as it was before to the courts. And with this we shall end up the video, and I hope you find this kind of helpful in understanding about the tribunals, and I hope आपको tribunals के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी. See you in the next video with another topic. Until then, goodbye, take care. For PDF you can follow on the description में Telegram link है, वहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगी इसकी. See you in the next video. Do follow me on Instagram and subscribe to the channel. See you later. Goodbye. Take care and have a great day ahead.